पूंजी की सीमांत दक्षता अभी हमने पिछले वीडियो में देखा, और इस वीडियो में हम देखेंगे विनियोग की सीमांत दक्षता। क्योंकि हम पिछले वीडियो से ही कहते आ रहे हैं कि पूंजी की सीमांत दक्षता और विनियोग की सीमांत दक्षता में अंतर होता है। पूंजी की सीमांत दक्षता, पूंजी एक स्टॉक चर है, एक लॉन्ग टर्म चर है, दीर्घकालीन चर है। विनियोग या इन्वेस्टमेंट, निवेश, ये एक फ्लोइंग चर है, फ्लो, प्रवाहित होता है। विनियोग कहते हैं जब पूंजी स्टॉक में वृद्धि होता है उसको हम विनियोग कहते हैं, ठीक है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो पूंजी स्टॉक में वृद्धि करे उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि इन्वेस्टमेंट है, और पूंजी स्टॉक चूंकि जो बचा हुआ उत्पादन है और मशीनों का जो उत्पादन है, जो उत्पादन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ये क्या है, ये पूंजी है, कैपिटल है। तो इनको हम कैपिटल कहते हैं, स्टॉक है, यानी कि कितना टोटल, कितनी मशीनें हैं, कितनी टोटल उत्पादन, कितनी वस्तुएं हैं जो गोदामों में है, ये सब क्या आते हैं, ये कैपिटल स्टॉक आते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट तो हर समय हो रहा है, हर साल इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से वस्तुएं बनती हैं और कैपिटल गुड्स बनते हैं, पूंजीगत वस्तुएं बनती हैं, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं में और वस्तुओं सेवाओं में वृद्धि होती है। तो वो वृद्धि ही इन्वेस्टमेंट है। तो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा अभी कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है, पूंजी की सीमांत दक्षता को ठीक से समझे। अब एपी लर्नर आए 1948 में, उन्होंने ये कहा कि किन्स ने एमईसी और एमईआई यानी कि पूंजी की सीमांत दक्षता और विनियोग या निवेश की सीमांत दक्षता में अंतर नहीं कर पाए, उन्होंने एक ही कर दिया। जबकि पूंजी की सीमांत दक्षता दीर्घकालीन से रिलेटेड है और पूंजी स्टॉक तथा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच के संबंध से संबंधित है, जबकि निवेश की सीमांत दक्षता पूंजी की सीमांत दक्षता से बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही पूंजी से अलग होता है। तो अब एपी लर्नर के द्वारा दिए गए एमईआई यानी कि विनियोग की सीमांत दक्षता, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके संबंध में हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या कहा हूँ। इसके बाद हम फिर एक्सेलरेटर या त्वरक को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एमईआई या विनियोग की सीमांत दक्षता क्या होता है। क्लासेस अभी हमने देखा पिछले वीडियो में पूंजी की सीमांत दक्षता। पूंजी की सीमांत दक्षता में हमने देखा कि उसको शॉर्ट में हम एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से दिखा रहे थे पूंजी की सीमांत दक्षता को। और उसमें हमने देखा कि पूंजी की सीमांत दक्षता किसी पूंजी के पूरे जीवन काल में, किसी पूंजी को जो हम इन्वेस्ट करते हैं उस पूंजी के पूरे जीवन काल में प्राप्त होने वाला प्रतिफल, कुल प्रतिफल में से यदि उस कटौती से दर किया जाए, उस दर से कटौती किया जाए जो कि उसके वर्तमान मूल्य को, पीवी को, प्रेजेंट वैल्यू को पूंजी की पूर्ति कीमत के बराबर कर दे, पूंजी की पूर्ति कीमत के बराबर कर दे, पीवी को सी के बराबर कर दे। पूंजी की पूर्ति कीमत थी सी और प्रेजेंट वैल्यू आर का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बराबर हो जाए पूंजी की पूर्ति कीमत के। तो कटौती की वह दर एमएसी क्या थी, कटौती की वह दर जो उसके पूरे जीवन काल में, उस मशीन के, उस पूंजी के पूरे जीवन काल में प्राप्त होने वाले प्रतिफल को, प्रतिफल का प्रेजेंट वैल्यू उसके पूर्ति कीमत के बराबर कर दे रही थी। तो हम उसे कह रहे थे वही दर पूंजी की सीमांत दक्षता है। अब प्रोफेसर लर्नर आए, उन्होंने कहा कि किन्स ने पूंजी की सीमांत दक्षता, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में अंतर नहीं किया। उन्होंने एक ही स्पष्ट अंतर नहीं किया, उन्होंने दोनों को एक ही रूप में व्यक्त किया, जो कि सही नहीं है। उनका ये कहना था कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्योंकि कैपिटल से संबंधित है और कैपिटल एक स्टॉक चर है, और जबकि इन्वेस्टमेंट एक फ्लो चर है, एक फ्लो चर है। इसलिए एमईसी और एमईआई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग होगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से। तो अब हम इसमें देखेंगे कि लर्नर ने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बताया और क्या कहा। इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया गया। 1946 में प्रोफेसर एपी लर्नर ने किस की पूंजी की सीमांत दक्षता एमईसी और एमईआई के बीच भेद करने में असफल रहे। विनियोग की सीमांत दक्षता की धारणा
एमईसी की दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। विनियोग की सीमांत दक्षता की आंतरिक प्रतिफल की दर है, को आंतरिक प्रतिफल की दर के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने एमईआई को आंतरिक प्रतिफल की दर कहा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। विनियोग की सीमांत दक्षता कटौती की वह विशिष्ट दर है जो पूंजी संपत्ति की प्रत्याशित निवल प्रतिफल के वर्तमान मूल्य को उसके पूर्ति मूल्य के ठीक ठीक बराबर करता है, जबकि यह स्पष्ट हो कि पूर्ति मूल्य में अल्पकाल में वृद्धि होगी। जबकि जब एमईसी पढ़ रहे थे तो इसमें अल्पकाल में पूर्ति कीमत के अल्पकाल में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, ये कांस्टेंट था। ठीक है, कांस्टेंट था। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में पूर्ति मूल्य में अल्पकाल में वृद्धि होगी। अल्पकाल में विनियोग को उस बिंदु तक ले जाया जाएगा जहां विनियोग की सीमांत दक्षता ब्याज दर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जो एमईआई है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादा होना चाहिए ब्याज दर से, तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कहा उन्होंने, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल की तरह ही इसकी भी परिभाषा दी गई है कि जब हम भावी आय जो प्राप्त है, आर जो भावी आय है प्रत्येक वर्षों में, उसका इस प्रकार से उसमें से प्रतिफल की दर निकाल लिया जाए कि उसका वर्तमान मूल्य उसकी पूर्ति कीमत के बराबर हो जाए। बात वही कह रहे हैं, बस ये केवल है कि पूर्ति कीमत में अल्पकाल में वृद्धि हो सकती है। तो प्रेजेंट वैल्यू सी के बराबर हो, सी क्या है, पूर्ति मूल्य, जो पिछला वीडियो में हमने बताया। दोनों वीडियो को देखने से ही आपको काफी क्लियर हो जाएगा एमईसी और एमईआई क्या है। तो ये दोनों बराबर है। तो एमईआई क्या है, एमईआई छूट की वह दर या कटौती की वह दर जो भविष्य की भावी आय में से कटौती की वह दर है जो भावी आय के प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, हम इसमें से प्रतिफल की दर को निकाल लेंगे, प्रतिफल की दर को निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम आई से दिखाते हैं, प्रतिफल की दर को निकाल लेंगे, यही एम ई आई है। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रेजेंट वैल्यू हो जाए वो कॉस्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो कॉस्ट के ऊपर का जो भी प्राप्त हुआ है, लागत के ऊपर, यदि लागत 100 करोड़ है और यहाँ 20 वर्ष की आयु है उस मशीन की जिसको हमने इन्वेस्ट किया है, उस मशीन की 20 वर्ष की आयु है, तो 20 वर्ष की आय में 20 वर्षों में वो मान लेते हैं 100 करोड़ का उसने 150 करोड़ रुपए कमा लिया। तो ये जो 50 करोड़ है ये 20 वर्षों में आया है, तो ये 50 करोड़ को 20 वर्षों में हम बांट देंगे प्रत्येक वर्ष में, और तब देखेंगे कितने परसेंट की दर से वृद्धि हुई है, प्रतिफल प्राप्त हुआ है, वही दर होता है एमईआई। और यही चीज एमईसी में भी लागू होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग चीज है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अलग चीज है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट एक फ्लोइंग चर है, बहता हुआ प्रवाहित चर है, और एमएसी कैपिटल से संबंधित है, तो कैपिटल एक रुका हुआ चर है, स्टॉक है। कैसे, जैसे इन्वेस्टमेंट कैपिटल में वृद्धि को दिखाता है, जैसे कि कैपिटल गुड्स है, तो कैपिटल का उपयोग, जैसे मशीन का उपयोग किया गया कोई टूथपेस्ट बनाने में, तो उसका हम निकालेंगे कितना, कितने का मशीन था और टूथपेस्ट बना करके उसने कितना कमाया, तो जो गैप होगा, जो अंतर होगा, उसी को हम उसके पूरे जीवन काल के वर्षों में फैला देंगे, और जिस दर से वो बताएगा वही दर एमईसी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बताता है कि कैपिटल में कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि किया। ठीक है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हर साल कितनी वृद्धि हो रही है, वह इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में दोनों में बिल्कुल अंतर क्लियर होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का हम निकाल सकते हैं इसी प्रकार से, कितना किस दर से उसे प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, वही एम ई आई होगा। ठीक है, और अभी इन्होंने कहा कि अल्पकाल में विनियोग उस बिंदु तक जाएगा जहां विनियोग की सीमांत दक्षता ब्याज दर के बराबर हो जाए। जैसे ये है, ये हम मान लें एम ई आई है। ठीक है, और ये फिक्स ब्याज दर है, आर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अभी मान लो यहाँ है, आई है, इस पे हम ब्याज दर दिखाए हैं, वाई एक्स पे इस पे हम इन्वेस्टमेंट दिखाए हैं, एम ई आई। तो अभी क्या है, एम ई आई इस स्तर पे, ओ आई स्तर पे क्या है, ओ आई स्तर पे एम ई आई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ब्याज दर से। तो क्या करेगा, इसके कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट और आगे ले जाएगा, और ये तब तक ले जाएगा जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए, यानी कि इस ई बिंदु तक। ई बिंदु पे क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर है ब्याज दर के, तो यहाँ तक लाएगा। इसके आगे क्या है, इसके आगे खतरा है, क्योंकि एम ई नीचे हो गया, इतना हो गया, और ब्याज दर ज्यादा है, इतना है। तो ऐसी स्थिति में जब एम ई आई कम हो गया,
ब्याज दर से, तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। तो कुल मिला के यहाँ तक इन्वेस्टमेंट लाएगा OI1 तक, जहाँ पे उसे लाभ प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं, MEC तथा MEI में क्या अंतर है, ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सी कैपिटल को बताता है, MEC कैपिटल की सीमांत दक्षता को बताता है, MEI विनियोग की सीमांत दक्षता को बताता है। और पूंजी और विनियोग में अंतर होता है, पूंजी दिखाता है स्टॉक को और इन्वेस्टमेंट दिखाता है फ्लो को। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एक एक करके यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। जहां पूंजी की सीमांत दक्षता दीर्घकालीन संस्थिति से संबंधित है, विनियोग की सीमांत दक्षता अल्पकाल से संबंधित है। पूंजी की सीमांत दक्षता क्या है, दीर्घकालीन से संबंधित है, लॉन्ग रन से संबंधित है। और विनियोग की सीमांत दक्षता किससे संबंधित है, शॉर्ट रन से संबंधित है। पूंजी की सीमांत दक्षता की धारणा स्टॉक से संबंधित है, यह हम बोलते आ रहे हैं, स्टॉक से संबंधित है। जबकि विनियोग की सीमांत दक्षता फ्लो से संबंधित है, प्रवाह से संबंधित है। पूंजी की सीमांत दक्षता ब्याज के प्रत्येक स्तर पर किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की इष्टतम मात्रा का निर्धारण करती है, जबकि विनियोग की सीमांत दक्षता पूंजी स्टॉक की दी हुई मात्रा के साथ ब्याज दर के प्रत्येक स्तर पर किसी अर्थव्यवस्था में निवल विनियोग की मात्रा निर्धारित करती है। तो निवल विनियोग हमें पता है कि जब कुल विनियोग में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट ही पूंजी स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि को बताता है, कैपिटल स्टॉक में कितनी वृद्धि होगी ये बताता है नेट इन्वेस्टमेंट। चौथा है, पूंजी की सीमांत दक्षता पूंजी संपत्ति के एक दिए हुए स्थिर पूर्ति कीमत से संबंधित है, जबकि विनियोग की सीमांत दक्षता पूर्ति कीमत में परिवर्तन से संबंधित है। क्योंकि ये फ्लोइंग है, तो पूर्ति कीमत बदलती रहेगी, इसलिए उसमें परिवर्तन होगा। और पूंजी की सीमांत दक्षता चूंकि स्टॉक है, रुका हुआ चर है, तो इसलिए इसकी जो पूर्ति कीमत होगी सी, वो स्थिर होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। जबकि विनियोग की सीमांत दक्षता में पूर्ति कीमत में परिवर्तन हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल होगा। विनियोग की सीमांत दक्षता को एक रेखा चित्र के माध्यम से भी यहाँ समझ सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस पे ब्याज दर दिखाया गया वाई अक्ष पे, और इस पे विनियोग की मात्रा दिखाया गया एक्स अक्ष पे। ये जीरो को प्रेजेंट करता है, हम जानते हैं। जब ब्याज दर ज्यादा है, OR5 है, तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट कम होगा, जाहिर सी बात है। और ME ज्यादा होगा, ठीक है। जब ब्याज दर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा, लेकिन ME कम होने पर MEI माइनस ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। जब ब्याज दर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ब्याज दर OR3 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कर OI2 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो MEI मार्जिनल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सॉरी, कम होता है, ठीक है। तो ये कम होगा, और ब्याज दर घटेगा तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और I3 हो जाएगा, और MEI और घट जाएगा, ठीक है। R और MEI में कोई संबंध नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। R के घटने बढ़ने से MEI में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। R यानी कि ब्याज दर यदि बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट घटता है, हम जानते हैं दोनों में विपरीत संबंध होता है। यदि ब्याज दर घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगा तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, उल्टा संबंध है। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो MEI, अभी हमने देखा कि ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट कम था, OI1 था, तो MEI ये है, यहाँ पे MEI ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कि ब्याज दर, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट तभी करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यदि MEI ज्यादा हो ब्याज दर से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसको हमने पीछे अभी देख लिया था। विनियोग की सीमांत दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहला कारक प्रतिफल का स्तर क्या है, प्रतिफल का स्तर जितना ही ज्यादा होगा, R जितना ही ज्यादा होगा, MEI उतना ही ज्यादा होगा, और इसके उल्टा भी। मूल्य स्तर क्या है, मूल्य स्तर ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से R भावी आय, प्रत्याशित आय ज्यादा होगा, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, और इसके उल्टा भी। उपभोक्ता की मांग ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगी तो भावी आय, एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा होगा, और एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा होगा तो MEI ज्यादा होगा। पूंजी स्टॉक यदि ज्यादा है, तो पूंजी स्टॉक ज्यादा है तो MEI के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूंजी स्टॉक से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हालांकि MEI जब बढ़ता, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो पूंजी स्टॉक बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा। पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है,
डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो भावी आय एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ता है, एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ेगा तो MEI घटेगा, नहीं MEI बढ़ेगा, सॉरी MEI बढ़ेगा। और इसके उल्टा भी मौद्रिक राजकोषीय नीतियां कैसी है, मौद्रिक राजकोषीय नीतियां यदि सकारात्मक हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाली हैं, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो MEI कम होगा, ठीक है। दूसरी ओर यदि R बढ़ता है तो MEI क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, पॉलिटिकल डिसीजंस क्या है, अभी जैसे पेटीएम बंद हो गया, पेटीएम क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो इसका क्या हो गया, भावी आय एक्सपेक्टेड इनकम कम हो गया तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो ये कुछ नुकसान भी हो सकते हैं राजनीतिक परिस्थितियों के, फायदे भी हो सकते हैं। तो ये थे प्रभावित करने वाले कारक, MEI को क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा विनियोग की सीमांत दक्षता। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।